हेलो एवरीवन, आई एम सार्थक एंड आई वेलकम यू टू सार्थक क्लासेस। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है क्वांटिटेटिव टूल्स। ये ऑलरेडी मैंने एक लेक्चर स्टार्ट कर रखा है, ये उसी कंटिन्यूएशन में उसका पार्ट 2 है। जहां पर पहले चेक लेक्चर में हमने क्या देखा था, इंट्रोडक्शन देखी थी कि क्वांटिटेटिव टूल्स क्या होते हैं, रादर क्वालिटेटिव टूल्स भी क्या होते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कैसे लिंक्ड है ये चीजें, राइट। और इन्फ्लेशन क्या होती है, थोड़ा बहुत बेसिक देखा था। और आज हम क्वांटिटेटिव टूल्स को ही समझेंगे, स्टार्टिंग विद reserve ratios, which are CRR and SLR. So without wasting any time, let's straight away dive into our lecture, right? Okay. उससे पहले एक छोटा सा रिकैप दे दूं आपको पिछले लेक्चर का, जहां पे हमने क्या देखा था, मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी को मेंटेन करने के लिए या इंप्लीमेंट करने के लिए आरबीआई के पास दो टूल्स होते हैं, क्वांटिटेटिव टूल्स एंड क्वालिटेटिव टूल्स, राइट। ओके। अब क्वांटिटेटिव टूल्स और क्वालिटेटिव टूल्स में क्या फर्क होता था, इनके नेम में ही सजेशन है वो। क्वांटिटेटिव के अंदर क्या दिख रहा है आपको, क्वांटिटी, राइट। यहाँ पर क्या वर्ड आया हुआ है, क्वांटिटी। और इधर क्या वर्ड है, क्वालिटी। यस। क्वांटिटी मतलब हम यहाँ पर अमाउंट ऑफ मनी, मनी सप्लाई की कितनी अमाउंट जाएगी, क्वांटिटी जाएगी, उसको कंट्रोल करते हैं, उसके थ्रू हम इन्फ्लेशन को मैनेज करेंगे। वेरएज यहाँ पर हम क्या देखेंगे, क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ क्रेडिट, कि मार्केट के अंदर अच्छा क्रेडिट, बैड क्रेडिट नहीं रिवॉल्व करना चाहिए, गुड क्रेडिट ही आपका एग्जिस्ट करना चाहिए। तो उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं यहाँ पर। इसके बारे में हम अलग लेक्चर में बात करेंगे, जहां पर इस टॉपिक को समझेंगे अच्छे से। अभी के लिए सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन, आपको इतना ही आपके लिए इनफ है। अभी हम आगे इस पे क्वांटिटी टूल्स के ऊपर, जहां पर हम क्वांटिटी की बात करें कि मार्केट के अंदर, यस। यहाँ से एक और चीज आपको रिकैप करा दूं, जो कि इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, अपने दिमाग में बैठा लो इस चीज को, बहुत हेल्प करेगा आपको, रादर बहुत इजी भी है। पिछले लेक्चर में समझाया था आपको कि मनी सप्लाई एग्जाम्पल के साथ, ये अनियन वाले एग्जाम्पल के साथ बताया था आपको, या इस डिमांड एंड सप्लाई की जहां पर उन्होंने बात करी थी। अभी के लिए हमें क्या जानना है कि अगर आपका मनी सप्लाई, अगर मार्केट के अंदर मनी सप्लाई ज्यादा है या अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है आपका, तो उसको कंट्रोल करने का क्या तरीका होता है। यस। अगर इन्फ्लेशन हायर साइड है आपकी, राइट, इन्फ्लेशन अगर हायर साइड है, तो उसके लिए क्या करना है, मनी सप्लाई को करना है कंट्रोल। यस और नो, मनी सप्लाई क्या करना है, कंट्रोल। और अगर इन्फ्लेशन आपकी लोअर साइड है, नीचे है, डाउन है, तो उसके लिए मनी सप्लाई क्या करेंगे, आप इंक्रीज करेंगे। ये चीजें आपको जरूर याद रखनी चाहिए। या अगर समझ आई तो बहुत अच्छी बात है, लास्ट लेक्चर समझाया था। अगर नहीं भी समझ आ रही तो एटलीस्ट इतना जरूर पता हो आपको कि इन्फ्लेशन अगर हायर साइड है तो आपको मनी सप्लाई को कम करना है, इन्फ्लेशन अगर लोअर साइड है तो आपको मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है। यस और नो, आई होप इतना जरूर याद है आपको। सी हियर, यहाँ पर लास्ट में मैंने आपके लिए चार्ट बनवाया था, सी, इन्फ्लेशन से कॉम्बैट करना हो तो मनी सप्लाई को क्या करना है, आपने डिक्रीज करना है। और इसको क्या बोलोगे, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं, डियर मॉनेटरी पॉलिसी भी बोला जाता है इसी को। यस। अगर इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन को कॉम्बैट करना है, मतलब आपकी इन्फ्लेशन लोअर है, आपको इन्फ्लेशन को इंक्रीज करना है, उस केस में आप क्या करोगे, मनी सप्लाई को इंक्रीज करोगे। इसको इजी मॉनेटरी पॉलिसी भी बोला जाता होता है और चीप मॉनेटरी पॉलिसी बोला जाता है। ये सब लास्ट लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो काइंडली वॉच द प्रीवियस लेक्चर एंड देन कम ऑन टू दिस लेक्चर। यस। ओके। सी, क्वांटिटेटिव टूल्स की बात करी थी हमने, यहाँ पर क्वांटिटी की बात करते हैं इसके अंदर। इनको जनरल भी बोला जाता है और या फिर इनडायरेक्ट भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, आज समझ आ जाएगा आपको, एकदम क्लियर हो जाएगा कि इनडायरेक्ट कैसे हैं ये। यस। और जनरल इनको क्वालिटेटिव टूल्स के कंपैरिजन में बोला जा रहा है एक तरीके से। यस। ओके। क्वांटिटेटिव टूल्स के अंदर आपके कौन कौन से आते हैं टूल्स, रिजर्व रेशियोज आएंगे जिसके अंदर आपका सीआरआर एसएलआर आएगा। देन ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओएमओ बोल दिया जाता है जिनको। देन लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, रिजर्व रेशियो, सॉरी आपका रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, यही, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट बहुत फेमस है। इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट आपका, कहीं ना कहीं सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला आपका क्वांटिटेटिव टूल है, जो कि आरबीआई का मेन टूल भी है। आएंगे इसके ऊपर, डोंट वरी अबाउट इट, राइट। चलो लेट्स स्टार्ट विद सीआरआर एंड एसएलआर, मतलब अपने रिजर्व रेशियोज। इसके अंदर आपके दो रेशियोज आएंगे, एक है आपका कैश रिजर्व रेशियो,
इसको हम CRR भी बोल देते हैं। देन इज योर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसको अपन SLR भी बोलते हैं, राइट। ओके, पहले स्टार्ट करते हैं CRR से। बहुत सिंपल है, इसके नेम में ही लिखा हुआ है वैसी वाली बात तो ये, राइट, कि कैश रिजर्व रेशियो। अब इसको भी ना समझने के लिए एग्जांपल समझते हैं। अगर मैं को डेफिनेशन ही बता सकता हूँ, बट अगर आप एग्जांपल से रियल लाइफ एग्जांपल लेके समझे कि भाई ये क्यों है, किस लिए है, आपको सब समझ आ जाएगा वहां पर, राइट। ओके ओके, तो एक एग्जांपल से समझते हैं इसको, CRR को। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ बैंक ए। ये बैंक ए है, यहां पर एक पर्सन आया, ठीक है, P1। इसने क्या करे, डिपॉजिट करे बैंक अकाउंट के अंदर अपने, लेट से 100 रुपीज। और लेट्स अज्यूम कि इस बैंक के पास सिर्फ यही एक कस्टमर है, P1, इसी के पैसे आए हैं अभी तक। बहुत सिंपल रखेंगे, ठीक है, उसी के लिए, ऐसा रियल लाइफ में ऑब्वियसली नहीं है, बट एक सिंपलिसिटी के लिए आपको बता रहा हूँ कि बैंक ए के अंदर एक ही पर्सन का आपका बैंक अकाउंट है, जिसने पैसे डाले 100 रुपए, ये उसके क्या हो गए, डिपॉजिट। यस, ओके। अब बैंक क्या करेगा, देखो बैंक का जो मेन काम होता है ना, बैंक अर्न कहाँ से करता है, बैंक का काम होता है लोन में पैसे घुमाना। तो बैंक के लिए सबसे बड़ा टूल वही होता है कि जो भी पैसा आपके पास आएगा उसको वो लोन में घुमाएंगे, और बीच में जो इंटरेस्ट रेट उनकी जो अर्निंग होती है वही उनका प्रॉफिट होता है। मेन जो प्रॉफिट मार्जिन, जो मेन अर्निंग का सोर्स होता है बैंक का, हमेशा यही होता है कि पैसा आया उसको लोन में घुमाया। आपको जब इंटरेस्ट रेट लेस से चार्ज कर रहे होंगे, प्रोवाइड कर रहे होंगे 4%। आपको एक और चीज, थोड़ा सा टॉपिक से डाइवर्ट हो रहा हूँ, बट आपको थोड़ा कुछ चीज समझाने की ट्राई कर रहा हूँ कि यहाँ पर पर्सन ने, जो आपने जो मान लिया इस बंदे ने 100 रुपए डिपॉजिट करे, उसको इंटरेस्ट रेट 4% के हिसाब से मिल रहा होगा, और यही 100 रुपए, ठीक है, यही 100 रुपए लेट्स बैंक ने एज्यूम करते हैं हम आगे लोन में घुमाएंगे। यस, लोन में घुमाएंगे इसी पैसे को आगे 6%, 7%, 8%, 9%। ये जो मार्जिन है ये उनकी प्रॉफिट मार्जिन है, यही उनकी अर्निंग है। ठीक है, चलो इस चीज से साइड होते हैं, एक बार अपने टॉपिक पे आते हैं। ओके, हम एग्जांपल क्या दे रहे थे आपको कि पर्सन P1 ने अपने 100 रुपए डिपॉजिट में डाले बैंक ए में। अब लेट्स अज्यूम कि बैंक ने क्या करा, यही 100 के 100 रुपए, अभी के लिए सब हटाओ, यही 100 के 100 रुपए आगे लोन में घुमा दिए। पर्सन P2, इसने बिजनेस नया स्टार्ट करना था, इसने बैंक से लोन में ये 100 रुपए ले लिए और बैंक ने इसको प्रोवाइड करा दिए। ठीक है, अब क्या हुआ एक केस के अंदर कि ये पर्सन जो 100 रुपए थे, ये क्या कर गया, डिफॉल्ट। इस पर्सन का जो है, लेट्स अज्यूम कि बिजनेस चला नहीं, सारे पैसे डूब गए, और ये 100 के 100 रुपए ही इज नाउ अनेबल टू पे, और बैंक के सारे पैसे, ये 100 रुपए किस में कन्वर्ट हो गए, NPA के अंदर, राइट। और उसी टाइम पे पर्सन P1 बैंक के पास आएगा कि भैया मेरे को मेरे पैसे निकालने हैं, मुझे मेरे पैसों की जरूरत है कुछ, लेकिन बैंक के पास अब तो कुछ फंड ही नहीं बचा, नो फंड। तो ये एक इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई, इसकी वजह से क्या होगा, मान लो ऐसा कुछ आ गया तो अफरा तफरी मच जाएगी, क्योंकि बैंक डूब गया, बैंक बैंकरप्ट हो गया, पूरी इकोनॉमी हिलती है। सिर्फ एक बैंक की बात नहीं होती है, अगर कोई बैंक ऐसे डूबता है तो पूरी इकोनॉमी हिल जाती है उससे, शेयर मार्केट गिरेगी, पूरी आपकी नेशन की इकोनॉमी पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। बैंक बहुत बड़ी चीज होती है, फाइनेंशियल इंटरमीडिएट आपके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इकोनॉमी का। यस और नो। तो ऐसी कोई सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए ही आपके रिजर्व रेशियोज बने हैं। उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, आई विल जस्ट टेल यू, वेट। यहां पर आपका जो है, इसको भी रिलेज करते हैं, अंडर CRR कैश रिजर्व रेशियो, जो भी आपका डिपॉजिट हो रहा है, जो भी आपका ये डिपॉजिट आ रहा है, ठीक है, आइदर वो सेविंग्स अकाउंट के अंदर है, आपके टाइम डिपॉजिट के अंदर है, करंट जो भी है, ठीक है, उसका कुछ पार्ट, ठीक है, कुछ परसेंटेज, नॉर्मली ये 4% के अराउंड चलता है वैसे, ठीक है, कि 100 रुपए जो डिपॉजिट में है, ऐसा कुछ पार्ट, लेट से यहाँ पर ₹4 जो है बैंक को असाइड रखना पड़ेगा, इट हैज टू बी केप्ट असाइड, जिसको वो लोन में नहीं घुमा सकते। मतलब इस एग्जांपल के अंदर अगर 100 रुपए डिपॉजिट में आ रहे हैं, तो बैंक आगे जो लोन में है, लेट्स अज्यूम कि 4% की वो कंडीशन है, तो बैंक आगे सिर्फ 96 रुपीज ही
लोन में दे सकता है, इस 4 रुपए का वो लोन में नहीं दे सकते, इसका वो यूज नहीं कर सकते लोन के अंडर। क्यों रखा गया है ऐसा? इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, कि अगर कल को ये लोन डिफॉल्ट भी कर गया तो बैंक के पास कुछ पैसे जरूर हो अपने डिपॉजिटर्स को पे करने के लिए। यस और नो? आई होप समझ आ रहा होगा। इसका नेम वही सजेस्ट करता है, कैश रिजर्व रेशियो, कि कुछ पैसा, कुछ अमाउंट कैश की फॉर्म में उनको एज अ रिजर्व रखना है। किस, और रेशियो का यहाँ पे क्या मतलब है? रेशियो बेसिक थोड़ा टेक्निकल टर्म है कि ये जो नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटीज है इनकी जो नेट, ये एक बैंकिंग टर्म है जहां पर वो वीकली या फिर फोर्टनाइटली, ठीक है, हर 7 दिन बाद या फिर 14 दिन बाद उस पे आएंगे। डोंट गो ऑन द टेक्निकलिटी राइट नाउ, वो बैंकिंग वाले लेक्चर के अंदर है। बस इतना समझ लिए, एनडीटीएल एक टेक्निकल आपकी टर्म है जहां पर बैंक अपना बैलेंस मेंटेन करके रख रहा है कि लेट्स से कि वीकली उनके पास टोटल इतने डिपॉजिट्स इकट्ठे हुए, उस टोटल डिपॉजिट का जो वीकली उसका इतना परसेंटेज उनको सीआरआर एक रिजर्व की फॉर्म में, कि भाई इसका इतना परसेंटेज, वही रेशियो है वहां पर। यहाँ पर वर्ड रेशियो आया है, अगर समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आपको चीजें क्रैम ना करनी पड़े, कि ये नेम कहाँ से आया है, कैश रिजर्व रेशियो, कि कुछ पार्ट, कुछ रेशियो, एनडीटीएल का जो पर्टिकुलर इतना रेशियो उनको कैश की फॉर्म में एक रिजर्व में मेंटेन करके रखना है, यहां से नेम आया है कैश रिजर्व रेशियो, जिसको शॉर्ट में हम सीआरआर कह दिया जाता है। क्यों कर रहे हैं ऐसा? ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए। यस और नो? और उसकी जो परसेंटेज है वो जनरली 4% के अराउंड चलती है, फिक्स नहीं है, वो आरबीआई चेंज कर सकता है। यस और नो? आई होप चीजें समझ में आ गई होंगी यहां तक। ठीक है, ओके। सो नाउ लेट्स सी सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर। ये क्या सारे बैंक्स को मेंटेन करना है? यस। तो ऑल द बैंक्स हैव टू मेंटेन सीआरआर, सारे के सारे बैंक्स को सीआरआर मेंटेन करके रखना मैंडेटरी है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो क्या लगेगी उन पे? पेनल्टी। और ये पेनल्टी लगने की पावर कहां से मिली? मतलब सीआरआर कहां पर है आपका? अंडर द आरबीआई एक्ट ऑफ 1935। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, काइंडली नोट दीज डाउन, कि आरबीआई एक्ट 1935 के अंडर सीआरआर मेंशन्ड है। ठीक है, वहीं से ही सारी की सारी क्या आ रही है? पावर आ रही है। यस और नो? और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, ठीक है, फैक्चुअल चीज है, कि सीआरआर जो है इट हैज टू बी मेंटेन विद द आरबीआई, इट हैज टू बी मेंटेन विद द आरबीआई। मतलब ये जो पैसा है आपका रिजर्वेशन, जो फंड आप जिसपे आप कोई प्रॉफिट नहीं अर्न करे, क्योंकि देख रहे हो आप कि 100 रुपए में से हमने 4 रुपए अलग रख दिए थे आपके, उसको लैंड नहीं कर सकते, उसको लोन में नहीं घुमा सकते, इस पे कोई प्रॉफिट नहीं अर्न करेगा, वो बस पड़ा है साइड पे। और ये पैसा कहाँ रखा जाता है? आरबीआई के पास रखा जाता है। सारे बैंक्स को आरबीआई के पास ये मेंटेन करके रखना पड़ता है। यस और नो? तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। ऑब्वियसली इस पे कोई नो प्रॉफिट, कोई प्रॉफिट नहीं है, नो प्रॉफिट। ये चीजें ध्यान रखने वाली है, नोट डाउन कर लें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, इसके बाहर से कुछ खास नहीं आने वाला। याद करने का तरीका ही बता देता हूँ आपको, अगर आपको इफ यू वांट टू रिमेंबर। होता क्या कि दो एक्ट है आपके, एक आरबीआई एक्ट है और एक कौन सा है आपका? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। राइट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। इन दो एक्ट में बहुत कंफ्यूजन होती है, एग्जाम के अंदर कई बार बच्चा भूल जाता है कि भैया सीआरआर किस में था, आरबीआई में था कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में था। तो आपको याद रखना है, यहाँ पर देखो 2 आर है, बस एक ट्रिक बता रहा हूँ कि CRR 2 आर, तो 2 आर मतलब आरबीआई, ना कि बैंकिंग रेगुलेशन, ऐसे याद रह सकता है आपका। ठीक है, अगर आपको ऐसे याद रखना रख लो, अगर कोई और निमोनिक बनाना बना लो। इट्स जस्ट अ ट्रिक, याद करने का तरीका बताया, दैट्स इट। ओके, चलो अब आते हैं अपने नेक्स्ट के ऊपर, विच इज SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ओके, तो अब आते हैं SLR के ऊपर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सी। अब इसका अगेन इसके नेम पे जाएंगे, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। पहली चीज देखो, पर्पस यहां पर भी वही है आपका जो सीआरआर में था, कि बैंक को कुछ ऐसा रिजर्व साइड पे रखना है कि ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन जब फंड ना खत्म हो जाए, कोई लोन डिफॉल्ट हो जाए, एनपीए बढ़ जाए, उस केस में वो अपने डिपॉजिटर्स को कुछ रीअश्योरेंस दे पाए। वही सेम पर्पस है जो कि सीआरआर में था। बट यहाँ पर रिजर्व को मेंटेन करने का तरीका अलग है, कि रिजर्व के अंदर यहाँ पर कैश नहीं जाएगा एज सच, कि आपको सिर्फ कैश नहीं रखना, यहाँ पर आप रिजर्व्स के अंदर लिक्विड एसेट्स,
रिजर्व्स के अंदर आप अपने लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में मेंटेन कर सकते हो। लिक्विड एसेट्स के अंदर क्या क्या आता है आपका, फॉर एग्जांपल गोल्ड, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गोल्ड, और भी कई सारे तरीके के आपके ऐसे के लिक्विड एसेट्स आते हैं, बट मेनली आपके गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। कैश भी रख सकते हो, नो डाउट कैश भी आ सकता है इसके अंदर, बट मेनली यहाँ पर गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी चलते हैं आपके, जो कि लिक्विडेबल एसेट्स होते हैं। अब लिक्विडेबल एसेट्स क्या होते हैं, इसके बारे में हमने पहले बात करी हुई है, दूसरे लेक्चर में बात करी हुई है कि लाइक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी क्या होते हैं फॉर दैट मैटर, वो भी हमने बात करी हुई है। सो उसके लिए और लेक्चर्स है, वहां पर आप फॉलो करिए, ठीक है। तभी मैं लेक्चर थोड़े शॉर्ट रखे होते हैं कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, टू द पॉइंट बात करेंगे, ठीक। जितना लंबा लेक्चर खींचो उतना काम सही नहीं रहता, आपका टाइम भी सेव करना है मेरे को, इसीलिए बहुत प्रिसाइज और शॉर्ट लेक्चर रखेंगे, कम टाइम के अंदर आपको ज्यादा ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके, सो दैट आपकी चीजें जल्दी इजीली कवर हो सके। ओके, तो आते हैं वापस अपने लिक्विड एसेट्स के ऊपर। हम क्या बात कर रहे थे यहाँ पर, एसएलआर की, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जहां पर कुछ रिजर्व मेंटेन करके रखना है, ठीक है, बैंक्स को रिजर्व में आपका रिजर्व मेंटेन करके रखना है लिक्विड एसेट्स के अंदर, राइट। और स्टैट्यूटरी का मतलब क्या है यहाँ पर, कि द बैंक्स आर बाउंडेड बाय अ स्टैट्यूट, लॉ के अंदर वो बाउंडेड है, तभी यहाँ पर एक स्टैट्यूटरी वर्ड आया हुआ है। लॉ कौन सा है यहाँ पर, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, तो अगेन आपका एक डिफरेंस आ गया, यस, ओके। और ठीक है, और एक और चीज आपकी इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, कि एसएलआर, मैं रिपीट कर देता हूँ आपके लिए एक बार इसको प्रिसाइज वे में, कि एसएलआर का मतलब क्या है, कि ऑल द बैंक्स हैव टू मेंटेन अ पर्टिकुलर रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स विद द आरबीआई, नो, दे हैव टू मेंटेन इट विद देमसेल्व्स ओनली, कि कुछ पर्टिकुलर उनका जो रिजर्व जो रेशियो है, ठीक है, उनके एनडीटीएल का कुछ जो रेशियो होगा, उसका पर्टिकुलर इतना परसेंटेज, भाई रेशियो कह लो परसेंटेज कह लो, जैसे आपको कन्वीनियंस लगे, उसको मेंटेन करके साइड पे रखना है। यस, इन जनरल कितना चलता है आपका, 18% के अराउंड चलता है। इसमें मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 40% की लिमिट है, 18 to 19% चलता है। आपको करंटली अभी कितना है वो आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। मैक्सिमम लिमिट कितनी है कि 40। क्या सीआरआर पे कोई लिमिट थी, नो, देयर वाज नो लिमिट ऑन सीआरआर, कितना मर्जी रख सकता है आरबीआई, कितनी मर्जी ये आरबीआई करता, बाय द वे चेंज आरबीआई के ऊपर होता है, यहाँ पर भी लिमिट सेट करेगा कौन करेगा, आरबीआई करेगा। सीआरआर की लिमिट कौन सेट करेगा, आरबीआई करेगा, ठीक है, तो आरबीआई के ऊपर होता है, बट यहाँ पर 40% के ऊपर एसएलआर नहीं जा सकता, स्टैट्यूट के अंदर लिखा है 40 के नीचे नीचे ही रहना चाहिए, यस और नो। आई होप समझ आया होगा इतना, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देख लेते हैं एसएलआर से रिलेटेड, जो हमने सीआरआर में भी देखे थे। ओके, सो लेट्स सी, एसएलआर जो है आपका, क्या सारे बैंक्स को मेंटेन करना है, यस, ऑल बैंक्स हैव टू मेंटेन एसएलआर, मैंडेटरी है उनके ऊपर। कौन सी एक्ट के अंडर है ये, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949, यस और नो। नहीं मेंटेन करेंगे तो क्या लगेगी, पेनल्टी लगेगी। किस फॉर्म में मेंटेन करना है, आइदर कैश, गोल्ड, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विच हैव बीन अप्रूव्ड बाय द आरबीआई, यस, ठीक है। देन जैसे सीआरआर के अंदर क्या था कि बैंक को बिल्कुल कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा था, जब पैसा साइड पे पड़ा है, उस पर कोई आपका इंटरेस्ट नहीं, कुछ नहीं, बट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर G-Secs वगैरह जो पड़ी है आपकी, उसके ऊपर कुछ प्रॉफिट जरूर आता है, तो देर इज सम प्रॉफिट, राइट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन एसएलआर का जो रिजर्व है, जो ये लिक्विड आपके लिक्विडेबल एसेट्स है, ठीक है, ये एसएलआर जो है बैंक अपने पास ही रखता है। सीआरआर के अंदर क्या था, आरबीआई के साथ मेंटेन करके रखना था, बट यहाँ पर क्या है, दे हैव टू मेंटेन इट विद देमसेल्फ टू, देमसेल्फ ओनली, ठीक है, हैज टू बी मेंटेन्ड बाय द बैंक्स देमसेल्व्स, राइट, ठीक है। तो दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू एसएलआर। ओके, अब आते हैं अगली इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर। ये तो हमने समझ लिया कि सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है, बट जो मेन चीज थी कि दीज वर व्हाट, क्वांटिटेटिव टूल्स, आपके सीआरआर और एसएलआर, टूल्स टू व्हाट, टूल्स टू फाइट इन्फ्लेशन, ठीक है, कि इन्फ्लेशन को कम ज्यादा करने के लिए यूज होता है इनका। अब वो यूज कैसे होगा हमें वो देखना, ठीक है। तो लेट्स से अगर इन्फ्लेशन आपकी बढ़ जाए,
इन्फ्लेशन क्या हो रही है आपकी, हाई हो रही है, इन्फ्लेशन आपकी इंक्रीज हो रही है। तो उस इसका मतलब क्या है, इन्फ्लेशन हाई होने का मतलब क्या है आपका, मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ रही है, या फिर आप सिंपली एक सेंस में ये भी समझ सकते हैं कि मनी सप्लाई क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब यहां से एक चीज आपको और समझनी है कि मनी सप्लाई इंक्रीज होने का मतलब कैसे है, मनी सप्लाई इंक्रीज क्यों हो रहा है इन जनरल। ठीक है, आपको ये साइकिल समझनी है। मनी सप्लाई इंक्रीज होने का मतलब है कि लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा आ रहा है। ठीक है, पैसा इन जनरल लोग कहाँ से लेके आते हैं, बैंक से ही लेके आ रहे होते हैं। ठीक है, बैंक से ही ज्यादा पैसा लेके आ रहे होते हैं, मतलब लोन की फॉर्म में ज्यादा लोन जा रहे होते हैं, एक तरीके से आप ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, अगर वैसे नहीं समझ, दो तरीके समझने के, दोनों समझाऊंगा आपको। पहला ये कि बैंक से ज्यादा लोन जा रहा है, ठीक है, बैंक से ज्यादा पैसे जा रहे हैं। नहीं तो दूसरे तरीके भी हैं कि लोग अर्न ज्यादा कर रहे हैं, लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा आ रहा है। ऑल इन ऑल जो क्रक्स है यहाँ पर कि मनी सप्लाई मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा है। ठीक है, मनी सप्लाई ज्यादा तभी डिमांड ज्यादा है। अब हमारा टारगेट क्या होगा यहाँ पर कि मनी सप्लाई को डिक्रीज करना है, लोगों के हाथ से पैसा कम करना है। और वो कैसे करोगे आप, ठीक है, वो कैसे कर रहे हैं इन टूल्स के थ्रू, कि बैंक जो है, बैंक का जो लोन है वो क्या हो जाए, एक्सपेंसिव हो जाए। मतलब सही क्या लिख दिया आपने इतना टफ सा। बैंक का लोन एक्सपेंसिव होने का मतलब है कि लोगों को जो मनी से, लोग जो बैंक से लोन लेंगे उनको लोन लेना थोड़ा टफ लगे, ताकि वो कम प्रेफर करें लोन लेना, सो दैट मनी सप्लाई मार्केट में कम हो सके। अगर लोन भी इजी हो जाए, एक्सपेंसिव ना, एक्सपेंसिव का मतलब यहाँ पर क्या है कि हायर इंटरेस्ट रेट। यस और नो, आई होप समझ आ रहा होगा आपको कि हायर इंटरेस्ट रेट ना चल रहा हो। ठीक है, इसको एग्जांपल से भी बता दूंगा आपको, बट अभी के लिए एक बार ये सीरीज समझो आप। ठीक है, कि लोन एक्सपेंसिव हो रहे हैं यहाँ पर। तो अगर लोन एक्सपेंसिव हो जाएंगे तो मार्केट के अंदर कम लोन लेंगे लोग, और मनी सप्लाई क्या हो जाएगा आपका, नीचे आएगा। ये एक्सपेक्टेशन है। चलो लेट्स डू वन थिंग, इसको एक एग्जांपल से ही समझते हैं, आपको बहुत तब समझ आएगा, इजी लगेगा। फॉर एग्जांपल अपने पहले वाले एग्जांपल भी आते हैं कि बैंक ए, उनके पास 100 रुपीज डिपॉजिट में थे। ठीक है, P1 ने जो दिए थे 100 रुपीज उनके पास डिपॉजिट में थे। अभी के लिए मान लो सीआरआर जो है आपका, आपके एग्जांपल को सिंपल करने के लिए 10%। ठीक है, सीआरआर आपका 10% है, तो मतलब इसमें से 10 रुपए उनको साइड में रखने पड़ेंगे, और बचे कितने, 90 रुपीज। यस, और 90 रुपीज को वो पर्सन P2 को लोन में दे रहे हैं, और अभी के लिए इंटरेस्ट रेट क्या है आपका, लेट्स से 8% है। ठीक है, अब होगा कि अगर मान लो हम सीआरआर को क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, हम मतलब आरबीआई करेगा, अब सीआरआर आपका हो जाए, ठीक है, 20%। अगर ये सीआरआर हो जाए आपका 20%, तो जब 20% हो जाए, मतलब इसमें से 100 में से कितना पैसा रखना पड़ेगा आप बाहर उसको। ठीक है, यहाँ पर आपका 20 रुपए बाहर रखना पड़ेगा। ठीक है, बचा कितना, 80 रुपीज। अब जो 80 रुपीज वो अगर पर्सन P2 को लोन में देंगे इस केस के अंदर, क्या वो सेम इंटरेस्ट रेट पे होगा, नो, क्योंकि बैंक को अपने प्रॉफिट मार्जिन बराबर रखने हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली वो लोन में के जो इंटरेस्ट रेट को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। 8% से लेट से वो कर देंगे 10%। ठीक है, 8% से क्या कर 10%। अब पर्सन P2 है, उसके लिए लोन क्या हो गया, एक्सपेंसिव हो गया। तो ही विल ट्राई टू अवॉइड, सारे बंदे नहीं लोन ले पाएंगे। जब लोन एक्सपेंसिव हो जाते हैं, हर कोई नहीं लोन ले पा रहा होता, बहुत कम लोग होंगे जो तब भी आपके लोन ले रहे होंगे। तो बेसिकली मार्केट के अंदर क्या करा, इस तरीके से मनी सप्लाई क्या होगा आपका, डिक्रीज। लोगों के हाथ में पैसा क्या होगा, कम होगा। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि अगर सीआरआर को हम क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, तो मनी सप्लाई विल टेंड टू डिक्रीज। और ये कब कर रहा होगा आरबीआई, जब इन्फ्लेशन हायर साइड होगी, मार्केट के अंदर मनी सप्लाई ज्यादा होगा, उस केस के अंदर क्या कर रहे होंगे, आरबीआई क्या करना चाहेगा, सीआरआर को इंक्रीज करना चाहेगा। यस और नो, राइट। तो इस वे में वर्क करता है। और इसका वाइसी वर्सा भी ट्रू होगा। मान लो वाइसी वर्सा भी देख लेते हैं एक बार। जस्ट अ सेकेंड। यस, हम्म, अभी के लिए वाइसी वर्सा के अंदर देख लेते हैं। लाइट से अभी सीआरआर है आपका 10%, तो उस केस में -10, बच के कितने, 90 रुपए। ठीक है, 90 रुपए को उन्होंने दे दिया 8% के ऊपर। ठीक है, वही पहले वाला। अब अगर हम सीआरआर को क्या कर दें,
डिक्रीज कर दें, 5% कर दिया, ठीक है, तो यहाँ से 5 रुपए गए, आपके बच्चे कितने, 95। अब इस केस में जनरली क्या होगा, बैंक के पास पैसे ज्यादा, तो बैंक चाहेगा, बैंक को जो डिपॉजिट में पैसा पड़ा है उनके लिए सब कोई काम नहीं है, उनके लिए सिर्फ एसेट क्या है, लोन, कि जितना ज्यादा लोन ले लोग, लोन पे उनको तभी फायदा होता है। तो अब पैसा ज्यादा पड़ा है तो सेम इंटरेस्ट की बजाय बैंक विल टेंड टू डिक्रीज इंटरेस्ट रेट। यहाँ पर 8% से वो क्या करेंगे भैया, 6% पे ही ले जाओ, सो दैट ज्यादा ज्यादा बंदे उनके लोन ले, उनके पैसे ज्यादा पड़े हैं, ज्यादा ज्यादा लोन ले। उस केस के अंदर आपका क्या होगा, देखो लोन आपका क्या होगा, चीपर हो गया। अब ज्यादा चीपर होगा तो हर कोई कहा, हाँ भाई हम भी ले लेते हैं, लोन सस्ता मिल रहा है, ले लो, ठीक है, तो उसके मनी सप्लाई टेंड टू इंक्रीज। यस, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, जब इन्फ्लेशन आपकी डिक्रीज होने लगे उस केस में ऐसा होगा, मनी सप्लाई मार्केट में कम है तो उस केस में आरबीआई विल टेंड टू डू व्हाट, दे विल डिक्रीज दिस रिजर्व रेशियो, मतलब सीआरआर को क्या करेंगे, वो डिक्रीज करना चाहेंगे। उससे क्या होगा, आपके लोन्स क्या हो जाते हैं, आपके चीपर हो जाते हैं, और मार्केट में मनी सप्लाई विल टेंड टू इंक्रीज, राइट। इस तरीके से इन्फ्लेशन से फाइट करी जा रही होती है। आई होप इतना समझ आया होगा आपको। यस, ओके ओके, सो टू समराइज, और ये जो मैंने बताया आपको सीआरआर, ये सेम गोज फॉर एसएलआर एज वेल। एसएलआर के केस में भी सेम होगा, बस वहां पर आप कैश के फॉर्म में ना रख के लिक्विडेबल एसेट्स के फॉर्म में रखा जा रहा होगा पैसा, राइट, रिजर्व्स को लिक्विडेबल एसेट्स के फॉर्म में रखा जा रहा होगा। तो अगर मैं आपके लिए इसको समराइज करूं, तो अगर इन्फ्लेशन आपकी हायर साइड है, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही है, तो अभी हम क्या करेंगे, टू कॉम्बैट इन्फ्लेशन, यहाँ पर क्या, इसको कॉम्बैट करने के लिए आपके सीआरआर एंड एसएलआर, आरबीआई को क्या करेगा, इनको इंक्रीज करेगा। मतलब इन दैट केस व्हाट आरबीआई विल डू, डियर मनी पॉलिसी एंड टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, इसी को बोला जा रहा होता है। तो अगर आप कल को न्यूज़पेपर में पढ़ें कि इस वाले मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के अंडर आरबीआई ने टाइट मॉनेटरी पॉलिसी को अपनाया है, राइट, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी को फॉलो करा है, डियर मॉनेटरी पॉलिसी को फॉलो करा है, इसका मतलब क्या होगा, सीआरआर और एसएलआर को वो इंक्रीज कर रहे होंगे, रिजर्व रेशियो को वो क्या करेंगे, इंक्रीज करना चाह रहे होंगे। क्यों कर रहे होंगे, अभी हमने देखा कि सीआरआर एसएलआर को इंक्रीज करने से मनी सप्लाई मार्केट में डिक्रीज करना चाह रहे हो। सीआरआर एसएलआर अगर इंक्रीज होगा, बैंक के पास कम फंड होगा आपका लोन में घुमाने को, कम फंड होगा तो वो इंटरेस्ट रेट ज्यादा हायर चार्ज करेंगे, यस और नो, तो उस केस में आपका मनी सप्लाई विल टेंड टू डिक्रीज। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या आरबीआई ने अगर मान लो रिजर्व रेशियो आपका बढ़ा दिया, सीआरआर बढ़ा दिया आपका, तो क्या डेफिनेटली बैंक उस केस में वो अकॉर्डिंगली एक्ट करेगा जैसा आरबीआई चाहता है, तो नहीं, ऐसी कोई मैंडेशन नहीं होती उनके पर एज सच, ये एक्सपेक्टेड होता है पहली चीज तो, कि भाई दे विल डू, प्रोबेबल होगा, मोस्ट प्रोबेबली दे विल डू इट, राइट, क्योंकि बैंक वैसे ही फंक्शन करता है, बट ऐसा उसका कोई मैंडेशन नहीं है कि उसको अपना बैंक का जो लोन का इंटरेस्ट रेट ज्यादा चार्ज करना है या कम चार्ज करना है, अकॉर्डिंग बैंक की ही कहीं ना कहीं चलती है उसके अंदर, यस और नो। और आपको एक चीज और समझ आ रही होगी यहाँ पर कि वाई आई कॉल्ड इट एज इनडायरेक्ट, कि मैं नहीं, मतलब इनको इनडायरेक्ट क्यों बोला जा रहा होता है, इनडायरेक्ट इसलिए बोला जा रहा होता है, आपको दिख रहा होगा कि आरबीआई डायरेक्टली नहीं इन्फ्लुएंस कर पा रही मार्केट को, डायरेक्टली मनी सप्लाई को कंट्रोल नहीं कर रही, वो बैंक्स के थ्रू कंट्रोल करना चाह रही है, बैंक्स के थ्रू सीआरआर एसएलआर को बढ़ा के बैंक्स से एक्सपेक्टेड है कि वो ऐसा करेंगे, हेंस इट इज इनडायरेक्ट, नॉट डायरेक्टली दे आर डूइंग इट, डायरेक्टली मनी सप्लाई को कंट्रोल नहीं किया जा रहा, इसलिए इनको इनडायरेक्ट टूल्स भी कहा जा रहा होता है, यस और नो, ठीक, आई होप इतना समझ आया होगा। और इसका वाइसी वर्सा, कि अगर आपका इन्फ्लेशन जो है, अगर इन्फ्लेशन अगर कम है, डिक्रीज है, मतलब डिफ्लेशन चल रही है मार्केट के अंदर, उसको कॉम्बैट करने के लिए क्या कर रहे होंगे, सीआरआर और एसएलआर को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, यस और नो, डिक्रीज किया जाएगा, उससे क्या होगा, इसको क्या बोलोगे आप, इजी मॉनेटरी पॉलिसी, चीप मॉनेटरी पॉलिसी, मनी सप्लाई क्या करेंगे आप, मनी सप्लाई को क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, इससे मनी सप्लाई विल टेंड टू इंक्रीज, यस और नो। आई होप इतना समझ आया होगा आपको कि सीआरआर एसएलआर क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर से कैसे यूज किया जाता है, क्या होते हैं इनडायरेक्ट टूल्स, कैसे आपका जो मनी सप्लाई को इंक्रीज डिक्रीज किया जाता है, क्या चीप मॉनेटरी पॉलिसी है, क्या इजी मॉनेटरी पॉलिसी है, डियर मॉनेटरी पॉलिसी है, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी है, राइट। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है,
बाकी बचे हुए टूल हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। फील फ्री टू आस्क एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस टॉपिक। और भी कोई क्वेरी आपको, कुछ और टॉपिक करना है किसी भी सब्जेक्ट का, आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई एम देयर विद यू, डोंट वरी अबाउट इट, फील फ्री टू डू एवरीथिंग। बस अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए, राइट? सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू।